हाय दोस्त, मैं आलोक श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल वन स्टेप टू यूपीएससी में आपका स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि हम यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन को कैसे टैकल करें। तो आइए देखते हैं कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन प्रीलिम्स में कैसे आ चुके हैं। तो हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देखेंगे कि यूपीएससी के क्वेश्चन और स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन की क्या प्रकृति रही है अभी तक क्वेश्चन पूछने की। मेरे दोस्त, हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय आय के चैप्टर से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय आय से जितने एंगल से हो सकता है मॉडल क्वेश्चन बना के हम सारे क्वेश्चन को इनडायरेक्ट पकड़ लेंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि जो यहाँ से बाहर निकल पाए इनडायरेक्ट। लेकिन फिर भी हम आपसे कहें कि आइए हम देखते हैं कि पीवीसीए के क्वेश्चन की क्या प्रकृति है। मेरे दोस्त, मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस है। अभी तक यहाँ से राष्ट्रीय आय से आईएएस में 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं और स्टेट पीसीएस में 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को देखकर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि 25 क्वेश्चन और आईएएस में पूछे गए हैं और 19 क्वेश्चन स्टेट पीसीएस यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं। और तो आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि इस चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस है। तो मेरे दोस्त, आप जितना ज्यादा मॉडल क्वेश्चन को करेंगे, 1 2 4 10, 1 2 में कुछ नहीं, 10-20 क्वेश्चन जब तक इस मॉडल क्वेश्चन को करेंगे कई तरीके से घुमा घुमा के कई तरीके जब करेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपको इनडायरेक्ट बाहर नहीं जाएगा। डायरेक्ट तो कोई क्वेश्चन फंसता ही नहीं, चाहे हम बनाए, चाहे कोई टीचर बनाए, चाहे कोई भी बना ले, डायरेक्ट तो फंसना नामुमकिन है। लेकिन फिर भी आइए हम देखते हैं कि स्टेट आईएएस में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और स्टेट पीसीएस में कैसे क्वेश्चन पूछे गए। तो हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं जो 2001 में पूछा गया आईएएस में 2001 में कि पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है। क्वेश्चन पूछा गया, राष्ट्रीय आय से पूछा गया। देख लीजिए, यहाँ भी राष्ट्रीय आय की बात हो रही है। राष्ट्रीय आय टर्मिनोलॉजी, मेरे दोस्त, हम आपसे ये भी बात कर चुके हैं कि यूपी पीसीएस या यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में जितने भी क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आते हैं लगभग टर्मिनोलॉजी बेस्ड होते हैं। तो आपको टर्मिनोलॉजी को जितने अच्छी तरीके से ग्रैब कर लो, जितने अच्छी तरीके से आप क्वेश्चन बना के उनको हल कर लो, तो आपको एग्जाम हॉल में उतनी ही सरलता फील होगी। आप देखना कि आप जो मेरे साथ आप मॉडल क्वेश्चन करेंगे, जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे आपको लगेगा कि कुछ बहुत सरल सा महसूस हो रहा है। आपको पहले जैसे बैठते रहे होंगे या जैसे क्वेश्चन को हल करते समय आपको फील होता रहा होगा, वैसा बिल्कुल नहीं होगा, आपको सरलता फील होगा। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है। पहला ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन दिया गया है कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद मूल्यह्रास घटाकर। पहला ऑप्शन है। बी ऑप्शन दिया गया है कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद मूल्यह्रास घटाकर विदेश से प्राप्त निवल कारक आय जोड़कर। सी ऑप्शन दिया गया है कि बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी को जोड़कर। तीसरा डी ऑप्शन दिया गया मेरे दोस्त कि बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद विदेश से प्राप्त निवल कारक आय घटाकर। तो मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन की प्रकृति है, तो आपको हम बता दें इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर हम बता दे रहे हैं कि इसका आंसर सी है। मेरे दोस्त, आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ, इसमें भी कई टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई, जैसे राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये भी टर्मिनोलॉजी है। बाजार कीमत, ये भी टर्मिनोलॉजी है। इन सब पे इंडिविजुअल क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रत्यक्ष कर, ये भी टर्मिनोलॉजी है। तो इन सब टर्मिनोलॉजी को आपको करना है। तो मेरे दोस्त, आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, जो मार्केट प्राइस है, बाजार कीमत है, इसी की जगह कारक लागत होता या फैक्टर कॉस्ट होता, तो ये जो प्रत्यक्ष कर है को घटाकर और सब्सिडी को जोड़कर है, तो यहाँ सब्सिडी को भी घटाया जाता अगर फैक्टर कॉस्ट की बात होती तो। मेरे दोस्त, फिर भी आइए हम आपको क्वेश्चन तो करवा दिए हैं। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं जो यूपी पीसीएस में पूछा गया है 2004 में।
2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है। यदि यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगना हो जाए तो वास्तविक आय, पूछ रहा एक ही समय में मौद्रिक आय और मौद्रिक आय दुगनी हो जाएगी तो क्या होगा। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि दुगनी हो जाएगी, आधी रह जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, कीमतें वास्तविक आय को प्रभावित नहीं करती। तो ये क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगा। तो कीमतें पूछ रहा है और मौद्रिक आय पूछ रहा है, दोनों दुगनी हो जाएगी तो क्या होगा। तो वास्तविक आय पर क्या होगा, तो अपरिवर्तनीय होगी, कुछ परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तन ही रहेगा। इसका आंसर अपरिवर्तन ही है। मेरे दोस्त आइए फिर हम अपने मॉडल क्वेश्चन पे चलते हैं कि मेरा मॉडल क्वेश्चन कैसे है। तो आपको बता दें कि जो मॉडल क्वेश्चन हम बनवाए हैं इन्हीं क्वेश्चनों को आधार लेते हुए इस क्वेश्चन को तैयार किया गया है। आइए हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो निम्नलिखित में से मूल्यह्रास के संदर्भ में से कौन सा से सही है। मेरे दोस्त याद रखना, यहाँ भी हमने टर्मिनोलॉजी बनाया मूल्यह्रास कि मूल्यह्रास के संदर्भ में से कौन सा से सही है। पहला ऑप्शन है किसी संपत्ति का मौद्रिक मूल्य समय के साथ उपयोग टूट फूट के कारण घटता जाता है। पहला ऑप्शन हो गया मेरे दोस्त। दूसरा ऑप्शन है मूल्य में इसी कमी को मूल्यह्रास कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन है कि भारत में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय उस दर की घोषणा करता है जिस दर पर संपत्ति का मूल्यह्रास होता है। तो मेरे दोस्त पहला क्वेश्चन है, आप इसको टेकल करने का प्रयास करिए। हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं और आप इसको करिए, अभी हम इसको आंसर देंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है कि सकल घरेलू उत्पाद। मेरे दोस्त फिर भी देखना कि यहाँ जितने भी क्वेश्चन आते हैं लगभग सब टर्मिनोलॉजी बेस्ड होते हैं और हमने भी यहाँ टर्मिनोलॉजी ही बेस्ड क्वेश्चन बनाया है। ज्यादा से ज्यादा जितना हो सका सारे टर्मिनोलॉजी को हम सब क्वेश्चन फॉर्मेट में कर लेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन इनडायरेक्ट यहाँ से बाहर ना जाए। डायरेक्ट एक भी नहीं फंसेगा लगभग, लेकिन इनडायरेक्ट कोई भी एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया है, यह एक मात्रात्मक अवधारणा है और इसकी मात्रा अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। मेरे दोस्त थोड़ा सा जगह प्रॉब्लम था तो नीचे लिख दिया गया, चलिए कोई बात नहीं। दूसरा ऑप्शन है यह अर्थव्यवस्था के गुणात्मक पहलुओं के बारे में कुछ नहीं बताती। ठीक है दोस्त। तीसरा ऑप्शन है यहाँ 6% की वृद्धि दर का मतलब है कि अर्थव्यवस्था के आकार में पिछले वर्ष की तुलना में 6% की कमी को दर्शाता है। 6% की कमी को दर्शाता है। चौथा ऑप्शन है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे IMF आदि द्वारा जीडीपी का तुलनात्मक विश्लेषण के लिए उपयोग। तो मेरे दोस्त ये दो ऑप्शन हो गए। अब आपको हम इसका क्वेश्चन बता दें कि कौन सा क्वेश्चन है। पहले का क्वेश्चन है उपर्युक्त सभी क्वेश्चन सभी सही हैं पहले, और दूसरे में आइए हम देखते हैं। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है। 6% की वृद्धि दर का मतलब है कि अर्थव्यवस्था के आकार में पिछले वर्ष की तुलना में 6% की कमी, ये कमी पे नोटिस करना। अगर 6% वृद्धि होगी तो यहाँ कमी नहीं होगा, इसको वृद्धि होनी चाहिए। तो कमी कैसे हो गई, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ कमी नहीं होनी चाहिए, यहाँ वृद्धि होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। हमने बनाया आपको कराने के लिए कि ताकि आपको पता हो कि क्वेश्चन कैसे एक शब्द मिला दिया जाता है और एक शब्द हटा लिया जाता है तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हम सब कभी भी एग्जाम में बैठते तो ऐसे चीजों को फेस करते हैं कि वहां जोड़ दिया जाता है या हटा लिया जाता है, कोई एक शब्द हटा देते हैं। तो इन क्वेश्चनों में हम भटक जाते हैं क्योंकि हम पढ़े होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं
लेकिन क्या होता है कि वहां जहां एक शब्द जोड़ देता है हटा देता है, हम उन्हीं उसी में उलझ जाते हैं और उनके उनके शब्द भी ऐसे होते हैं। तो हम उन्हीं के तर्ज पे जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उनको कर लेते हैं। तो हम आपको बता दें, इसका तीसरा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, एक और चार, एक दो चार, तीसरा ऑप्शन गलत है मेरे दोस्त, इसका तीसरा ऑप्शन गलत है। हाँ दोस्त, देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। संभावित सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज हो गई है। अब देख लीजिए, संभावित सकल घरेलू उत्पाद पीजीडीपी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है। तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है एक सैद्धांतिक अवधारणा है, दूसरा ऑप्शन है उत्पादन के मूल्यों का एक अनुमान है कि अर्थव्यवस्था उत्पादन करेगी यदि श्रम और पूंजी को उनकी निम्न टिकाऊ दरों पर नियोजित किया गया हो। तीसरा ऑप्शन दिया गया है अर्थव्यवस्था उत्पादन करेगी यदि श्रम और पूंजी को उनकी अधिकतम टिकाऊ दरों पर नियोजित किया गया हो। तीसरा क्वेश्चन हो गया दोस्त, और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सकल घरेलू उत्पाद, मेरे दोस्त फिर यहाँ टर्मिनोलॉजी यूज हो गई है। आप इन टर्मिनोलॉजी को बहुत ढंग से करिए, जितना अच्छे से मेरे दोस्त करेंगे उतना इकोनॉमी के क्वेश्चन को आप सरल महसूस करेंगे। सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवा का मूल्य। और दूसरा ऑप्शन है एक वित्तीय वर्ष के दौरान देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। तो उपरोक्त में से कौन सा से सही है। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ऑप्शन क्या क्या है, केवल एक सही है। चौथे क्वेश्चन में केवल दो सही है, ना तो एक और ना ही दो। डी ऑप्शन में है एक और दो, दोनों सही है। तो मेरे दोस्त इसमें आंसर है आपका चौथे में केवल दो सही है, पहला ऑप्शन गलत है। और तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। नीचे आंसर है एक और दो सही, पहला ऑप्शन ए ऑप्शन में एक और दो सही, बी ऑप्शन में केवल दो, सी ऑप्शन में एक और तीन, डी ऑप्शन में उपर्युक्त सभी सही। तो मेरे दोस्त आपको इसमें देखना है कि कौन सा सही है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या दिया गया कि यह एक सैद्धांतिक अवधारणा है, पहला ऑप्शन। दूसरा का ऑप्शन है, आप इसको दूसरे ऑप्शन को देखिए, उत्पादन के मूल्यों का एक अनुमान है कि अर्थव्यवस्था उत्पादन करेगी यदि श्रम और पूंजी को उसकी निम्नतम टिकाऊ दरों पर नियोजित किया गया हो। तो निम्नतम नहीं, अगर अधिकतम होता, निम्नतम जहां कर दिया गया यहाँ अधिकतम होता तो सही होता। यहाँ पर यही किया गया है, यहाँ अधिकतम टिकाऊ दरों पर। तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा का ऑप्शन गलत है। तो आप सोच लीजिए, पहला ऑप्शन गलत हो गया, केवल दो का गलत हो गया, एक और तीन सही है, सी ऑप्शन सही है मेरे दोस्त। थैंक यू मेरे दोस्त, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं।